वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम एक द्विपरमाणुक गैस के लिए की विशिष्ट ऊष्मा को ज्ञात करेंगे। देखिए, द्विपरमाणु गैस का अभिप्राय यह हो गया कि उस गैस का जो एक अणु होगा वो दो परमाणुओं से मिलकर बनेगा। जैसे ये एक अणु ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है। के उदाहरण हम जानते हैं H2O2 आदि। देखिए, इस एक परमाणुक अगर गैस होती है तो उसका एक परमाणु केवल और केवल कौन सी गति कर सकता है? स्थानांतरण गति कर सकता है। लेकिन अगर द्विपरमाणुक गैस होगी तो वहां पर एक अणु जो होगा वह स्थानांतरण गति के साथ साथ अन्य कौन सी गतियां कर सकता है? देखिए, यह अपने x के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली x के सापेक्ष क्या कर सकता है? घूर्णन भी कर सकता है। इसके अलावा ये जो अणु है वो और अधिक ताप पर एक दूसरे से दूर हटेंगे और बंध इनको वापस खींचेगा, तो इस तरह से इनमें क्या और प्रारंभ हो जाएंगे? कंपन और प्रारंभ हो जाएंगे। इसके बाद में अगर और ताप का मान बढ़ता है, समझ आई बात, तो उसके बढ़ने से इन परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होके उच्च स्तर में जा सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर जो अतिरिक्त ऊर्जा जो है वह इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने में भी काम में आ सकती है। यानी कि अगर हम किसी गैस की अगर बात करें आंतरिक ऊर्जा की, तो उस गैस की आंतरिक ऊर्जा E में उनके अणुओं की स्थानांतरण गति और घूर्णन गति और कंपन गति और इलेक्ट्रॉनों के लिए उत्तेजन ऊर्जा, चार प्रकार की घटनाओं के लिए उसके पास में ऊर्जा क्या हो सकती है? आंतरिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो इन चार प्रकार की ऊर्जाओं को मैं अगर स्थानांतरण को ट्रांसलेशनल ET, घूर्णन को रोटेशनल ER, कंपन को वाइब्रेशनल EV और उत्तेजन ऊर्जा को मैं EE एक्साइटेशन से रिप्रेजेंट करूं, तो गैस की द्विपरमाणुक गैस की जो कुल आंतरिक ऊर्जा है दैट में बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, अभी यह ऊर्जा जो है वो प्रति अणु मान रहा हूं मैं, नहीं बात, क्योंकि कुल ऊर्जा के लिए हम उसको कैसे क्या कर देंगे? कुल अणुओं की संख्या n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एक प्रति अणु ही पढ़ें इसको। नेक्स्ट हम जानते हैं संवितरण फलन Z इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया जाता है? समेशन e⁻ माइनस E बाई KT। यहाँ E किसी स्तर में ऊर्जा है, नहीं बात, तो किसी स्तर में जो कुल ऊर्जा है आंतरिक ऊर्जा है दैट इज ये चार टर्म्स में है। तो संवितरण फलन Z इज इक्वल टू समेशन e⁻ क्या आ गया? यहाँ E की वैल्यू को रखेंगे तो ET अपॉन KT, क्योंकि E की घात में जो पद होते हैं वो क्या कर सकते हैं? गुणा में लिखे जा सकते हैं E की घातों में अलग अलग रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? E की घात माइनस ET अपॉन KT, देन e⁻ माइनस ER बाई KT और e⁻ माइनस E वाइब्रेशन बाई KT और e⁻ माइनस E कौन सी एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी बाई KT। ठीक है, तो Z को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और ये जो चार मान हैं ये सभी एक दूसरे से पृथक हैं, इसलिए हम इस समेशन को अलग अलग काम में ले सकते हैं। ठीक, अब अगर आपके पास में ये Z हो तो हम इस Z को लिख सकते हैं, ये किसके लिए लिखा जा सकता है? स्थानांतरण गति के लिए संवितरण फलन। ये किसके लिए लिखा जा सकता है? रोटेशनल मोशन के लिए। और ये किसके लिए? वाइब्रेशनल के लिए। और ये किसके लिए? एक्साइटेशन के लिए। ठीक है, तो अगर Z है संवितरण फलन, वो इन सभी के अलग अलग ऊर्जाओं के संवितरण फलनों का क्या होगा? गुणनफल होगा। अगर हम जानते हैं कि अगर संवितरण फलन से आंतरिक ऊर्जा ज्ञात की जाए तो आंतरिक ऊर्जा और संवितरण फलन में क्या संबंध होता है? कि T² डेल बाई डेल T ऑफ log Z। हमें संवितरण फलन का क्या काम में लेना पड़ेगा? log काम में लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ log Z लिखूं तो देखिए एक अच्छा काम हो जाएगा कि log Z इज इक्वल टू इन सब का log जो होगा वो
प्लस में लिखा जा सकता है, तो log ZT प्लस log ZR प्लस log ZV प्लस log ZE, ठीक है। और यहाँ देखिए इसका हमें अवकलन करना है टी के हिसाब से, तो हम वो भी लिख सकते हैं, फिर इसको KT स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो कुल ऊर्जा ज्ञात की जाएगी वह अलग अलग प्रत्येक स्थिति के संवितरण फलन के अलग अलग ज्ञात करके हम लास्ट में भी उनका क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। नहीं बात, तो अगर संवितरण फलन यहाँ मल्टीपल में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम उन संवितरण फलन के लॉग से जब हम ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग पद पृथक हो जाएंगे। आई बात, तो इसलिए हम इन सभी 4 प्रकार की ऊर्जाओं के जो पद हैं इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, और लास्ट में जब कुल आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करनी होगी तब हम उसका क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जब हम आंतरिक ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे तो आंतरिक ऊर्जा से हम विशिष्ट ऊष्मा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो गैस की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, बताइए। CV इज इक्वल टू क्या होता है, डेल E बाई डेल T। तो ताप के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो CV आ जाएगा। और अगर आपको CP ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि गैस की मात्रा कितनी हो, 1 मोल हो, तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV प्लस R, क्योंकि CP माइनस CV इज इक्वल टू R मेयर का संबंध होता है। तो अगर CV आपने ज्ञात कर ली तो आप क्या कर सकते हो, CP नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा भी गैस के लिए ज्ञात कर सकते हो। तो हम केवल CV को पढ़ेंगे, CP इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थानांतरण ऊर्जा के लिए संवितरण फलन से उसकी आंतरिक ऊर्जा। देखिए स्थानांतरण ऊर्जा के लिए हम यहाँ मैक्सवेल के ऊर्जा के संवितरण का जो नियम है वो काम में लेंगे। मैक्सवेल का ऊर्जा का समविभाजन का जो नियम है वो ये कहता है कि प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 1/2 KT चाहिए, ठीक है। यहाँ जो अणु है उसमें 2 परमाणु बेशक हो, लेकिन अणु की जो स्थानांतरण गति होगी वो दोनों परमाणु उस गति को एक साथ करेंगे, यानी कि हम वहाँ अणु की गति को परमाणुओं की पृथक पृथक गति से न पढ़ के उनके द्रव्यमान केंद्र की गति से पढ़ सकते हैं। तो अगर वहाँ पर वह ये गैस का जो अणु है वो त्रिविम में गति कर सकता है तो उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई, 3। तो एक अणु के लिए ध्यान दीजिए, किसके लिए, एक अणु के लिए जो आंतरिक ऊर्जा है वो कितनी हो गई, स्थानांतरण गति के लिए वो कितनी हो गई, 3 × 1/2 KT, यानी ये हो गई 3/2 KT। अगर मान लीजिए n अणु हो तो कुल स्थानांतरण ऊर्जा E बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, 3/2 NKT। तो ये आ गई कुल स्थानांतरण ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो ET का मान ये आ गया। अब हम जानते हैं कि CV इज इक्वल टू क्या है, डेल ET बाई डेल T, कौन से के लिए, स्थानांतरण के लिए। तो इसको हम यहाँ ET का पद काम में लेंगे और ये आ जाएगा ET 3/2 NK और T का अवकलन हो गया 1, तो ये आ गया 3/2 NK। तो ये आ गई स्थानांतरण विशिष्ट ऊष्मा जिसका मान क्या आया है, एक परमाणु गैस के तुल्य ही आया है, क्योंकि अणु चाहे 2 परमाणु से बने चाहे 3 से मिलकर बने, उस अणु की गति जो होगी वो एक द्रव्यमान के अंदर एक कण की गति के रूप में ही पढ़ी जाएगी। तो ये आ गया विशिष्ट ऊष्मा का मान स्थानांतरण गति के लिए। अब इससे अधिक अगर ताप बढ़ेगा तो कौन सी और गति होगी, कंपन गति, घूर्णन गति। तो अब हम घूर्णन गति के लिए ऊर्जा और विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करते हैं। तो दूसरा जो मान है वह क्या आ गया, घूर्णन के लिए, ठीक है। तो एक जो अणु है वो 1-2 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इन परमाणुओं की मिलाने वाली X और इसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली लंबवत X
के सापेक्ष इसकी घूर्णन ऊर्जा मापी जाएगी, क्योंकि स्वयं की अक्ष के प्रति घूर्णन ऊर्जा है वो क्या होगी, अणु इतने छोटे हैं कि स्वयं के अक्ष के प्रति जो घूर्णन ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। सिर्फ इस अक्ष के और कारण घूर्णन ऊर्जा ज्ञात की जाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो यह एक रिजिड रोटेटर दृढ़ घूर्णी कहलाता है, और दृढ़ घूर्णी के लिए घूर्णन ऊर्जाओं के मान, ध्यान दीजिएगा, क्वांटाइज्ड होते हैं। घूर्णन ऊर्जाओं के मान दृढ़ घूर्णी के लिए क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, जो हम क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में इस टॉपिक को हम देखेंगे। तो किसी दृढ़ घूर्णी की जो ऊर्जा है, कौन सी, घूर्णन, रोटेशनल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h²/2I j × j+1। देखिए यहाँ h प्लांक नियतांक है, I जो है वो होता है उसका जड़त्व है आघूर्ण, I इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण, और J हो गई यहाँ पे घूर्णन क्वांटम संख्या। J के जो मान है वो 0 से लेकर अनंत तक परिभाषित होते हैं। देखिए क्वांटाइज के सिवा अगर मैं J का मान 1 रखूं तो यहाँ जो भी मान आएगा, J का मान 2 रखूंगा तो नेक्स्ट मान आएगा, J का मान 3 रखूंगा तो नेक्स्ट मान आएगा, यानी कि J का मान 1 और 2 के बीच में ER का कोई भी मान संभव नहीं होगा। इसलिए ER के ये नियत मान, ये क्या कहलाते हैं, क्वांटाइज मान कहलाते हैं। अच्छा, दो अगर हम संवितरण फलन लिखें किसके लिए, घूर्णन ऊर्जा के लिए, तो संवितरण फलन क्या लिखा जाएगा, ZR समेशन e⁻⁻ ER/kT, इनका योग, अवस्थाओं का योग। अब देखिए एक इस ऊर्जा के संगत कितनी और अवस्थाएं, यानी कितने और कणों की ये ऊर्जा हो सकती है, तो यहाँ पे यह कहलाती है अपभ्रष्टता। समझे ये बात, यानी कि एक ही अलग अलग स्थितियों के लिए ऊर्जा का मान एक ही है तो वह स्थिति कहलाती है अपभ्रष्टता, डीजनरेसी। तो यहाँ पर घूर्णन ऊर्जा स्तरों के लिए जो डीजनरेसी है दैट इज वो होती है 2J+1। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन के p कक्षा, तो p कक्षक है उसमें कितने कक्षक होते हैं, px, py और क्या होते हैं, pz, यानी वहां पर p कक्षक के लिए 3 स्थितियां संभव है। ये 3 उसकी क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता कहलाती है। तो वहां यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही इस ऊर्जा वाले मान के लिए कितनी स्थितियां हो सकती है, 2J+1 स्थितियां होती है, ये इसकी क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता। तो देखिए जब हम अवस्थाओं का योग करेंगे यानी संवितरण फलन को ज्ञात करेंगे तो क्या ER ऊर्जा की एक ही अवस्था है, क्या नहीं, ER ऊर्जा की कितनी अवस्था है, अपभ्रष्टता को हम G और रोटेशन के लिए R, GR से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी कितनी अवस्थाएं हैं, GR अवस्थाएं हैं, तो इसलिए अपभ्रष्टता कोटि में ये क्या हो जाएगा, GR से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ कुल संवितरण फलन रोटेशन के लिए क्या लिखा जाएगा, समेशन GR, अपभ्रष्टता रोटेशन के लिए कितनी हो जाएगी, 2J+1 और e⁻, देखिए -J × J+1 और h²/2I/kT, ये लिखा हमने। ठीक है, देखिए यहाँ ये जो समेशन होगा वह किसके लिए बन जाएगा, देखिए अवस्थाएं कौन निरूपित करता है, J का मान, तो ये J का मान 0 से लेके कहाँ तक, उच्चतम मानो इनफाइनाइट तक ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन में आप ध्यान दीजिए कि h²/2I जो पद है वह क्या है, नियत है। तो हम h²/2I जो कि e की घात का पद है, क्योंकि j तो विमायन राशि है, तो h²/2I t से डिवाइड है, इसका मतलब e की जो घात होगी वो विमायन राशि होगी। तो यहाँ h²/2I की विमा भी क्या होगी, ताप की विमा, तभी तो ताप से ताप की विमा कैंसिल हो जाएगी। तो यानी ये एक ताप के तुल्य है और इस ताप को हम रिप्रेजेंट करते हैं θr। ठीक है, यानी ये घूर्णी ऊर्जा स्तर के लिए एक नियत ताप है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं θr से, और जिसका मान क्या है, ध्यान दीजिएगा, नियत रहेगा। तो ये ZR जो है इसे अगर हम काम में लें तो क्या लिखा जाएगा, ZR = समेशन J = 0 to ∞
2j+1 e टू द पावर माइनस j इंटू j+1 थीटा r बाई टी। ठीक है, अब देखिए z r का जो मान है वह 0 से लेकर कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। ठीक, तो अब हम इस जो समेशन है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं न्यून तापों के लिए। ठीक है, तो न्यून तापों के लिए का मतलब हो जाएगा T का मान क्या हो, कम हो, 0 नहीं, T का मान क्या हो, कम। देखिए यहां से एक राशि, अगर T का मान कम होगा तो थीटा r बाई टी, हर का मान कम हो गया तो कुल मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब थीटा r बाई टी जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, तो हम क्या करें कि अगर थीटा r बाई टी वेरी वेरी ग्रेटर देन है तो e टू द पावर, बताइएगा आप मेरे को कि e टू द पावर माइनस थीटा r बाई टी, देखिए थीटा r बाई टी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो e टू द पावर माइनस थीटा, इट्स मीन 1 अपॉन e टू द पावर में ये लिखा जाएगा। तो ये पद है वो बहुत बहुत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो माइनस थीटा r बाई टी जो राशि है दैट इज वेरी वेरी लेस देन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आप दिमाग में रखते हुए हम इस पद का क्या करते हैं, प्रसार करते हैं j के मान रखते हुए। तो z r इज इक्वल टू, इसको हम काम में लेंगे बाद में, और j का मान हमने रखा 0, तो 0 रखा तो ये आ गया 1, और e की घात माइनस 0 का मतलब हो गया 1, तो पहला पद आ गया अपने पास में 1 प्लस। नेक्स्ट देखिए j का मान हमने रखा 1, तो 2 + 1 हो गया 3, और e टू द पावर j का मान 1 रखा तो ये 1 1 हो गया, माइनस 2 थीटा r बाई टी, माइनस 2 थीटा r बाई टी। और अगला पद j का मान रखा 2, तो ये हो गया 5 e टू द पावर और 3 टू द 6 माइनस 6 थीटा r बाई टी एंड सो ऑन। इस तरह से और अन्य पद आते जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से कि ये जो e की घात हमने अभी आपको मैंने बताया कि e की घात माइनस थीटा r बाई टी बहुत छोटा होगा a के कंपेरेटिवली। ठीक, तो ये जो बाद वाले पद है, ये पद तो ये देखो माइनस कितनी है, 2 है, और ये माइनस कितनी हो गई, 6, तो ये पद तो और भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी इन उच्च पदों को हम, उच्च ऋणात्मक घात के पदों को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। तो z r जो है वो हमें मिल जाएगा 1 + 3 e टू द पावर माइनस 2 थीटा r बाई टी। ठीक है, एक काम हम करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो अगर log लिया तो log z r इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया, log 1 + 3 e टू द पावर माइनस 2 थीटा r बाई टी। ठीक है, अब एक शर्त, अगर log 1 + x का मान क्या होता है, यहाँ लिख रहे हैं log 1 + x का मान क्या होता है, जब x इज वेरी वेरी लेस देन हो तो उसका मान क्या होता है, x ही होता है। तो log 1 प्लस, हम जानते हैं e की घात माइनस 2 थीटा r बाई टी बहुत छोटा पद होगा, तो इसलिए 1 प्लस ये x है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x के। इट मीन हम इसको क्या लिख सकते हैं, log z r इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 3 e टू द पावर माइनस 2 थीटा r बाई टी। ठीक है, चलिए अब आंतरिक ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, k t² डेल बाई डेल टी ऑफ log z। तो यहाँ आंतरिक ऊर्जा किसके लिए ज्ञात करनी है, घूर्णन के लिए, तो मैं इसको ER बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्रति अणु है, तो यहाँ Z R काम में लेना पड़ेगा। अगर कुल अणु कितने हैं, देखो n है, तो हम इसको क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नहीं, बस ये काम हम लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको ER के पदों में हम n बार बार काम में लेते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया। तो ER, अब ये हो गई कुल
आंतरिक ऊर्जा यहाँ तक थी, जब n नहीं था तो ये थी प्रति अणु, अब ये हो गई कुल आंतरिक ऊर्जा, दैट इज ई आर बार, इसको ई आर बार ही लिख दिया। यहाँ आप चाहो तो टोटल टी के लिए भी एक लिख सकते हो, तो ये एन के टी स्क्वायर log z का हमें क्या लेना है, टी के रेस्पेक्ट में अवकलज, तो टी के रेस्पेक्ट में अवकलज लेते हैं, तीन तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ई की घात माइनस 2 थीटा आर बाई टी का अवकलन यही हो गया, और माइनस 2 थीटा आर कांस्टेंट हो गया, और 1 अपॉन टी का अवकलन हो गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, और टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर ई आर बार जो है वो आ गया एन के 3 टू द 6 और e टू द पावर n के थीटा आर e टू द पावर माइनस 2 थीटा आर बाई टी। ये आ गई अपने पास में घूर्णन कुल आंतरिक ऊर्जा जो घूर्णन के लिए है, ठीक है, एक द्विपरमाणु गैस की। अभी हमें किसका मान और ज्ञात करना है, CV का मान और ज्ञात करना है। तो CV ये सारा काम हम न्यून ताप के लिए बता रहे हैं, घूर्णन ऊर्जा अभी। तो CV कब, किसके लिए, रोटेशन के लिए, दैट इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, माइनस डेल ई बार ऑफ रोटेशन, सॉरी डेल ई बार ऑफ रोटेशन बाई डेल टी। तो इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, तो जो कांस्टेंट है वो अलग लिख दिया, 6n के थीटा अलग लिख दिया, और ई की घात का अवकलन करेंगे तो माइनस 2 थीटा आर कांस्टेंट, और टी का हो गया वापस 1 माइनस टी स्क्वायर, और ई की पावर माइनस 2 थीटा आर बाई टी। ठीक है, यहाँ से देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 12 एन के थीटा आर बाई टी का होल स्क्वायर, और ई की घात माइनस 2 थीटा आर बाई टी। यहाँ से देखिए सीवी को नोट कीजिए, ई की घात माइनस 2 थीटा आर बाई टी के रूप में क्या आया है, ये एक चरघातांकी हास्फलन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि t टेंड्स टू 0, यानी t के न्यून मानों के लिए, निम्न ताप के लिए जो CV होगी रोटेशन के लिए, वो भी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब न्यून तापों पर क्या नहीं होता, घूर्णन नहीं होता। न्यून तापों पर घूर्णन ऊर्जा में कोई भी ऊर्जा है वो उपयोग में नहीं आएगी। आई बात समझ में। तो अभी हम इसको देखते हैं कि अगर ताप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या ड्राइव करना पड़ेगा, उच्च तापों के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं स्थिति इसी में दूसरी, उच्च तापों के लिए। तो उच्च तापों का मतलब क्या हो गया, हो जाएगा T बहुत ज़्यादा हो, तो T बहुत ज़्यादा हो तो थीटा आर बाई टी का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम। तो E की घात माइनस थीटा आर बाई टी का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। समझ आई बात। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसको कैसे हल करेंगे, देखिए उच्च तापों के लिए क्या हो जाएगा कि जो घूर्णी ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी, सतत रूप में मानी जा सकती है। तो सतत रूप में माने जाने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ जो समेशन है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो ZR है, दैट में बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, 2j + 1 e टू द पावर माइनस j इंटू j + 1 थीटा आर बाई 2, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, j के रेस्पेक्ट में। नहीं बात, j के तो मान वेरी है 0 से अनंत तक। तो इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हम लेते हैं j इंटू j + 1 इज इक्वल टू x। तो j इंटू मतलब j² + j इज इक्वल टू x। इसका अवकलन कीजिए, j² का अवकलन क्या आ गया, बताइए, 2j + 1 विद dj इज इक्वल टू क्या हो गया, dx। देखिएगा 2j + 1 dj, 2j + 1 dj को हम रिप्लेस कर सकते हैं dx से, और j इंटू j + 1 को क्या लिख सकते हैं, x।
तो जेड आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट ई टू द पावर माइनस एक्स थीटा आर बाई टी और इनटू क्या लिखा जाएगा डी एक्स। ठीक, ये आ गया जेड आर का मान। इसमें एक्स वेरिएबल है, थीटा आर बाई टी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसका समाकलन किया तो जेड आर इज इक्वल टू, समाकलन में जो कांस्टेंट है वो बट्टा में आ जाएगा, मीन्स कांस्टेंट है थीटा आर बाई टी, तो इसका उल्टा लिख दिया टी बाई थीटा आर कांस्टेंट, और ई टू द पावर माइनस एक्स थीटा आर बाई टी लिमिट 0 to इन्फिनिट। लिमिट पुट करिए ई टू द पावर माइनस इन्फिनिट, एक्स की जगह रखेंगे तो माइनस इन्फिनिट का मतलब क्या हो गया, ई टू द पावर इन्फिनिट का मतलब 0, और माइनस, अच्छा एक यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, और ई टू द पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो जेड आर इज इक्वल टू आ जाएगा टी बाई थीटा आर। ये आ गया संवितरण फलन जेड आर का मान। तो संवितरण फलन से log ऑफ जेड, ठीक है, log ऑफ जेड इंट्रोड्यूस कीजिए, क्या आ जाएगा log टी माइनस log थीटा आर। log ऑफ log जेड से हम करते हैं घूर्णन ऊर्जा, तो घूर्णन ऊर्जा, कुल घूर्णन ऊर्जा की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, एन के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी ऑफ log जेड। और देखिएगा यहाँ से किसकी बात कर रहे हैं हम, रोटेशन के लिए, तो इसको मैं ई आर बार रोटेशन लिख देता हूँ, ई आर बार। तो अवकलन log z का करेंगे तो log थीटा आर तो कांस्टेंट है, तो थीटा आर वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन हो जाएगा 0, और log t का अवकलन हो जाएगा 1 बाई टी। तो ई आर बार इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर इंटू 1 बाई क्या रह गया टी, टी से टी कैंसिल, ये किसके बराबर आ गया एन के टी के। और देखिए सी वी ऑफ रोटेशन दैट इज इक्वल टू जेल ई आर बार बाई डेल टी, करेंगे अवकलन कितना आ जाएगा एन के, टी का अवकलन 1 हो गया। तो देखिए उच्च तापों पर कंपन के लिए, उच्च तापों पर घूर्णन के लिए कितनी ऊर्जा होती है एन के, न्यून तापों पर घूर्णन के लिए कोई ऊर्जा नहीं होती, उच्च तापों पर घूर्णन के लिए ऊर्जा होती है एन के। तो यहाँ हमने स्थानांतरण और घूर्णन के लिए आंतरिक ऊर्जाएं और विशिष्ट ऊष्माओं के मान देखे द्विपरमाण्विक गैस के लिए। ठीक, अब भी हमारे पास में 2 पद और रह गए, किसके लिए, कंपन ऊर्जा के लिए और इलेक्ट्रॉन उत्तेजन ऊर्जा के लिए। इन दोनों पदों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।